आज के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मैडम आभा जैन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी एस शर्मा जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, लखनऊ से जुड़े हुए, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में डॉक्टर कोमल बालवानी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नरेश सिंह जी उपस्थित हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में राम सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मणी शर्मा जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया उपस्थित है, उनका स्वागत है, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। हमारे बीच में सोनी शाह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी हैं, सीनियर फैकल्टी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, सीनियर फैकल्टी हैं और हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं और हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में टी तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो बाहर से जुड़े हुए हैं, शायद वाराणसी के आसपास से। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, हमारे सीनियर फैकल्टी हैं और हमारे आज के फैकल्टी ही वही हैं। तो और इसके अलावा भी अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हैं तो मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्चुअली सेमेस्टर 2 का ये कोर्स है, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उस सिस्टम में हम लोगों ने 2 क्लासेस तिवारी जी ने लिया है उस पर, और हम लोगों ने जो एक ईसीजी पर रखा था, तो उसको हम लोगों ने कहा कि ये हमारा सेमेस्टर का जरूर है, लेकिन इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, क्योंकि ईसीजी पर सेमेस्टर 2 में बहुत अधिक अध्ययन अध्यापन नहीं हो पाता है। तो तिवारी जी का भी मैंने तिवारी जी से आग्रह किया, उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। तो पुनः तिवारी जी का स्वागत है और हम लोग ओवर टू तिवारी जी। शेष काम उन्हीं को है, आप ही तिवारी जी करिए। ठीक। अरविंद सर को प्रणाम और बाकी सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग आज जैसा सर ने आदेश दिया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो ईसीजी है, मुख्य रूप से हम लोग उसको थोड़े जानने की कोशिश करेंगे। तो ईसीजी जो है फंक्शन क्या कैसे करते हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में। तो उसके लिए थोड़ा बहुत ईसीजी जानने के पहले कि हम लोग कुछ लोग नए होंगे, तो हम लोग इस पे मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना? यस सर। तो हम लोगों ने पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि मुख्य रूप से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो अंग है अपना हार्ट, उसका कार्य ये था कि वो ब्लड को सर्कुलेट करता है और सेल तक ऑक्सीजन ले जाता है और बाकी जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और भी जो चीजें उनको वो वापस ले आता है, लंग्स के थ्रू ये बाहर कर देता है। इसमें क्या था कि जो हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम था वो 5.5 लीटर है, करीब 7.7% ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ब्लड का पीएच हम लोगों ने पहले चर्चा किया था 7.4 है। एक चीज और पहले चर्चा किया था कि जो आर्टरीज है इसमें जो ब्लड है वो ऑक्सीजन युक्त है, जिसको स्कारलेट रेड कलर में दिखता है, और वेन्स में पर्पल रेड में दिखता है। तो हार्ट इसी ब्लड को सर्कुलेट करता है, स्कारलेट रेड को बॉडी को भेजता है और पर्पल रेड बॉडी में रिसीव करता है लंग्स के थ्रू। हम लोगों ने चर्चा किया था कि हार्ट की लोकेशन बॉडी में ये है, अगर क्रॉस सेक्शनल देखा जाए तो ये लोकेशन है हार्ट की। और हार्ट के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि उसकी 3 लेयर है मुख्य रूप से, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, जिसको हम लोग प्रोडक्टिव लेयर पेरिकार्डियम भी बोलते हैं।
तो हम इसलिए चल रहे हैं कि थोड़ा फास्ट हमको इसीलिए जाना है। तो देखिए ये हम लोगों ने ब्लड फ्लो का एक सर्कुलेशन देखा था कि वेना कावा जो है ना, वेना कावा से राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होता है, मीन्स ऑक्सीजन उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है और CO2 की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसको हम लोग प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। और फिर वो वहां से लेफ्ट एट्रियम में आता है, वहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस ह्यूमन बॉडी को चला जाता है सेल्स के लिए, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। ये हम लोगों ने पीछे चर्चा किया था। अगर एक्चुअल इस फिगर में देखें हम लोग, तो देखिए ये जो थोड़ा लाइट ब्लू बना हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, और जो रेड बना हुआ है वहां पर ऑक्सीजन युक्त, माने उसको शुद्ध और अशुद्ध बोलते हैं, लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध का मतलब, ये शुद्ध मतलब ऑक्सीजन युक्त है और अशुद्ध मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज्यादा है। यहाँ वही हम लोग देखा था कि ब्लड यहाँ से सुपीरियर वेना कावा से आता है राइट एट्रियम में, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है जो वन वे है, केवल ब्लड को एक तरफ फ्लो कराएगा, और ये राइट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा, सिस्टोल होगा, तो ये पल्मोनरी वाल्व के थ्रू लंग्स को चला जाएगा। लंग्स में प्यूरिफिकेशन के बाद ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, और फिर मिट्रल वाल्व जिसको हम लोग बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं, इसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से ये कब जब सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये एरोटिक वाल्व के थ्रू ये एरोटा में जाएगा, जहां से हार्ट को और पूरी बॉडी को चला जाएगा। यहाँ हम लोगों ने ये जाना था कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये हार्मोनी है, राइट एट्रियम राइट और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी दोनों सिस्टोल एक साथ होते हैं, और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं। और ये पूरा हम लोगों ने साइकिल को ये पढ़ा था कि 0.8 सेकेंड की हार्ट की साइकिल है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कोई भी एट्रियम, तो उसके लिए उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जरूरत होती है, करंट की जरूरत होती है। हर पार्ट को करंट चाहिए, राइट एट्रियम को भी करंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, राइट वेंट्रिकल्स को भी करंट चाहिए, लेफ्ट एट्रियम को भी करंट चाहिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल, इनको करंट चाहिए, जिससे उस करंट को पाके ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब करंट नहीं रहती है तो ये वापस एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब हमको सिस्टोल या डायस्टोल जो हम लोग बोलते हैं ये हो जाता है। तो इनको करंट कहाँ से आता है, कितनी देर आता है, क्या पाथ है, ये जानने की जरूरत है इस फंक्शन के लिए। फंक्शन हम लोग जाने, इस फंक्शन के लिए जरूरत है कि कैसे। तो ये एक कंडक्शन सिस्टम है, लेफ्ट का कंडक्शन सिस्टम, माने इलेक्ट्रिकल सिग्नल, माने इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो किस पाथ से होती है वो हार्ट के पिक्चर से देखते हैं हम। राइट एट्रियम के टॉप में एक नोड है जिसका नाम है सीनो एट्रियल नोड, SA नोड। ये पेस मेकर का काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है बॉडी में साइनो एट्रियल नोड। इसकी लोकेशन कहाँ है, राइट एट्रियम के टॉप में, नियर टू सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा के आसपास साइनो एट्रियल नोड है जो इंपल्स जनरेट करती है हार्ट के पूरे फंक्शन के लिए। हम लोगों ने पहले बोला था कि एक सिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, या और भी लैंग्वेज यूज करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अपने पोजीशन में आएगा। तो ये होने के लिए जो करंट होती है वो जनरेट करता है साइनो एट्रियल नोड, जिसकी लोकेशन राइट एट्रियम के टॉप पे होती है। यहां के बाद ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से ये ट्रांसफर होती है, और इसी राइट एट्रियम के बॉटम में एक नोड है जिसको बोलते हैं AV नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये साइनो एट्रियल नोड से जो करंट आती है वो AV नोड रिसीव करता है। AB नोड एक गेटवे है जहां से करंट बाकी जगह मूव करती है। तो AV नोड के बाद करंट जो मूव करती है वो एक जगह है जो ये सेप्टम, जो दोनों हार्ट के दोनों पार्ट के बीच में जो दीवार है सेप्टम, इसके ऊपर बंडल ऑफ हीच, यानी AV नोड के बाद जो ये सिंगल लाइन दिख रही है डबल होने के पहले, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीच।
तो ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये एवी नोड से बंडल ऑफ हीज को आता है, और बंडल ऑफ हीज यहाँ आके दो हिस्से में बढ़ जाती है, राइट की तरफ है, एक लेफ्ट की तरफ है। तो एक तरफ को राइट बंडल ऑफ ब्रांचेज बोलेंगे और लेफ्ट वाले को लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। माने इन दोनों का जो नाम है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज, राइट में राइट वाला और लेफ्ट में लेफ्ट वाला। ये दोनों करंट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इनके थ्रू ट्रांसफर होता है, सेप्टम के थ्रू ये आता है नीचे की तरफ। हम लोग बोलेंगे कि हार्ट का जो एपेक्स है ना वो बॉटम में है, जो नॉर्मली एपेक्स ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो हार्ट का एपेक्स है, जो हम लोग बोलेंगे शिखर है, वो बॉटम की तरफ है और हॉरिजॉन्टल पोर्शन टॉप में है, जैसा ये दिख रहे हैं हम लोग। तो एपेक्स के यहाँ आता है और यहाँ से ये दोनों तरफ फैल जाता है वेंट्रिकल्स में। लेकिन ये फैलता कैसे है? तो ये बंडल ब्रांचेस से निकली हुई है जो परकिंजे फाइबर्स, तो ये परकिंजे फाइबर्स के थ्रू ये वेंट्रिकल्स में एक्सपेंड हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस हार्ट के अलग अलग पोर्शन को सिस्टोल या डायस्टोल या डिपोलराइजेशन या पोलराइजेशन कराती है। फिर से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने का काम साइनो एट्रियल नोड, जिसे एसओ नोड बोलते हैं, ये करता है, जिसकी लोकेशन राइट एट्रियम के टॉप में सुपीरियर वेना कवा के आसपास है, जैसा हम लोग फिगर में देख रहे हैं। यहां से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे मूव करता है, एवी नोड को जाता है एट्रियोवेंट्रिकल नोड जो राइट एट्रियम के बॉटम में है। यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे मूव करता है बंडल ऑफ हीज जो कि सेप्टम में है, उसके थ्रू आगे मूव करता है। फिर यहाँ आके बंडल ऑफ हीज दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, राइट बंडल ब्रांचेज और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज, और इसके बाद उसे जुड़ी हुई परकिंजे फाइबर्स हैं जो हार्ट में पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्प्रेड कर देती है। ये जो बीच में यहाँ बना हुआ है इनको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, सेप्टम का जो नाम है जहां से ये मूव करती है। अब देखिए एसए नोड का फंक्शन क्या था? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करना। और एवी नोड का काम क्या है? एक पाथवे है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे मूव कराता है, लेकिन इसका एक बड़ा फंक्शन है। एवी नोड जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको डिले कराता है, थोड़ा डिले कराता है, उसके पीछे रीजन है। ये एवी नोड डिले कराता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, इसलिए कि अगर करंट इन दोनों में देखिए यहां से एसए नोड से लेफ्ट में और राइट दोनों एट्रियम में पहुंचता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया पूरी तरह, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिले कराता है एवी नोड। एवी नोड थोड़ा डिले कराता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट्रियम में फैल के कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कंप्लीट कर लेता है, इसलिए एवी नोड स्लाइटली डिले कराता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को और तभी आगे की तरफ मूव करता है। तो एवी नोड का फंक्शन ये भी है। तो ये कंडक्शन सिस्टम है कि इस तरह मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिकल करंट का, जनरेट कहाँ होती है और कहाँ तक जाती है। यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट के को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट न होने के लिए, वापस अपनी पोजीशन में आने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जब किसी का बोलते हैं, हम लोग सुने होंगे कि पेस मेकर उनका खराब हो गया, पेस मेकर लगा, पेस मेकर लगा मतलब साइनो एट्रियल नोड में प्रॉब्लम आ गई है, वो फंक्शन नहीं कर रहा है जो करना चाहिए, इसलिए वो साइनो एट्रियल नोड को आर्टिफिशियल पेस मेकर से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल था। इसको कैसे आगे कैसे रीड कैसे करते हैं हम? ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जाता है हार्ट को, उसको रीड करने का तरीका क्या, कि क्या जा रहा है, कैसे जनरेट कर रहा है। तो हमारा जो बॉडी टिश्यू है और जो फ्लूइड है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का गुड कंडक्टर है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हार्ट पे जनरेट होता है ये हमारी स्किन पे भी पाया जाता है, क्योंकि हमारी स्किन जो सेल्स हैं और ये फ्लूइड है, ये सब चीजों इलेक्ट्रिकल के गुड कंडक्टर है। तो ईसीजी एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ईसीजी का नाम है, इसे ईकेजी भी बोला जाता है। तो ये फंक्शन कैसे होता, क्या करता है? हार्ट में होने वाली एक्टिविटी पर अलग अलग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करता है। ये ईसीजी में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि
गुड कंडक्टर होने के नाते जो बॉडी टिश्यू और फ्लूइड है गुड कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्किन पे ले आते हैं, तो हमें स्किन पे ये मिल जाता है, पैर पे, हाथ पे, बॉडी के हर भी जगह ये मिलता है। तो ईसीजी क्या चीज है? इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल या एक्टिविटी को अगर हम किसी ग्राफ पर रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अगर किसी ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड की जो एक्टिविटी है ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ईकेजी या ईसीजी है। दिस रिकॉर्ड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो रिकॉर्ड हो जाता है ग्राफिकल फॉर्म में, ये एक्टिविटी को ईसीजी बोलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये कैसे करते हैं? हमने बोला कि जैसे जैसे करंट फ्लो होती है अलग अलग कंडीशंस में, उस कंडीशंस में कहां पर कैसा है, करंट का बिहेवियर क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो टेक्निक है रिकॉर्ड करने की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ग्राफी का मतलब, कार्डियोग्राफी का मतलब क्या? ये वो टेक्निक है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी को हम लोग ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक्टिविटी कार्डियोग्राम है और जो टेक्निक है वो कार्डियोग्राफी है। और ये क्यों हो पाती है? क्योंकि बॉडी फ्लूइड और जो टिश्यू है ये गुड कंडक्टर। हम लोग कैसे करते हैं हॉस्पिटल में, जो भी लोग इस एक्टिविटी को कर पाते हैं, तो ये एक ऐसी यूनिट होती है जो रिब केज पर हार्ट के आसपास अलग अलग है। हम लोग अभी लोकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर बड़ा हो जाएगा। तो ये जो एक मशीन है, इस मशीन में अलग अलग इलेक्ट्रोड हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग इलेक्ट्रोड है। इनको जो डिफाइंड लोकेशन है वहां पर इस इलेक्ट्रोड को प्लेस कर देते हैं, और वहां से उस करंट को रिसीव करके ये जो मशीन है वो ग्राफ पेपर पर एक प्लॉट कर देती है ग्राफ, और वो ईसीजी के फॉर्म में, माने इलेक्ट्रिकल करंट को दिखाई देता है। ग्राफ पेपर कैसा होता है जिसपे हम प्रेजेंट करते हैं? ये जो पेपर है ना, ग्राफ पेपर मैक्सिमम लोग देखे होंगे, ईसीजी प्लॉट हुआ जैसा मशीन के सब लोग मैक्सिमम देखा गया होगा। ये देखिए ऐसे ग्राफ पेपर होते हैं। इस ग्राफ पेपर में क्या है कि ऐसे स्क्वायर बॉक्सेस बने हैं, और हर 5 बॉक्स के बाद एक मोटी लाइन आती है। अब इस ग्राफ को देख रहे होंगे तो ये 5 ब्लॉक के पास एक ये थोड़ी डार्क लाइन है, ये एक बोल्ड लाइन है, ये बोल्ड लाइन है। इधर से देखेंगे तो ये बोल्ड लाइन है। इसमें देखेंगे 1 2 3 5 इधर से भी है हॉरिजॉन्टल, और 5 वर्टिकल भी है। तो एक बड़े ब्लॉक को अगर इस फॉर्म में देखेंगे आप, तो इसमें 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 5 वर्टिकल लाइन है। यहाँ पर ये बोल्ड बना हुआ रिप्रेजेंट। इस पूरे ब्लॉक के छोटे वाले स्क्वायर को देखेंगे तो ये मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ होता है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। इस ग्राफ का जो सबसे छोटा ब्लॉक है उसकी साइज है 1 mm बाई 1 mm, माने वर्टिकल 1 mm और हॉरिजॉन्टल 1 mm ये होता। और आप देखेंगे 5 mm के बाद ये बोल्ड लाइनें बन जाती है। नॉर्मली ग्राफ पेपर ऐसा होता है। तो ये जो पेपर है जिसपे रिकॉर्ड करते हैं सीजी, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक पेपर बोलते हैं। और जो ये ग्रिड है, जो ये फॉर्म बना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको ग्रिड बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। तो हमको ये सिर्फ ये जानना था कि ग्राफ कैसा होता है देखने में, और ये सारे स्क्वायर है वो इक्वल होते हैं 1 mm बाई 1 mm, और हर 5 mm के बाद एक बोल्ड लाइनें होती है। इसको कैसे बनाया गया है ये कहते हैं। अब देखिए इस ईसीजी में किया क्या गया है। हमारा हार्ट सिस्टोल होता है या डायस्टोल होता है, जिसको हम लोग पोलराइज और डीपोलराइज रिपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो इनका क्या करते हैं, किया जाता है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में जो ये लाइन है, जैसे ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम को मेजर करते हैं मींस, और वर्टिकल लाइन पे जो करंट इंपल्स है इलेक्ट्रिकल, उसको मिनी वोल्ट में उसको मेजर करते हैं। वर्टिकल लाइन पे इलेक्ट्रिकल एम्पलीट्यूड है और हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम है। हम ये देखा जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी देर तक वो करंट रहती है, और किस शेप में जाती है। किस शेप में जाने से ये पता चलता है कि जो करंट है वो कितनी देर तक कैसे फ्लक्चुएट हो रही है। क्योंकि
एक्टिविटी अलग अलग है, कहीं पोलराइज होगा, डीपोलराइज होगा, रीपोलराइज होगा। तो अलग अलग एक्टिविटी में कौन करंट का बिहेवियर क्या है विद द रिस्पेक्ट द टाइम, मतलब वो कितनी देर हो रही है और कितना करंट लग रहा है। तो ये जानने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल लाइन करंट को, जो इंपल्स जनरेट होती है उसकी एम्पलीट्यूड को बताता है। ये देखिए, अगर एक खाना है, ईसीजी का जो एक खाना है 1 ब्लॉक, इसकी जो वैल्यू है अगर टाइम में देखेंगे तो 0.04 सेकंड है। मतलब यहां से यहां तक अगर फ्लो कर रहा है ग्राफ, माने कोई भी लाइन, मतलब वो कितना टाइम पार किया, 0.04 सेकंड टाइम पार किया। अगर ये 5 खाना पार करेगा तो 0.2 सेकंड पार करेगा। मतलब यहां से कि यहां तक अगर ग्राफ बनता है तो ये 0.2 सेकंड आएगा, क्योंकि एक 0.04 सेकंड है। तो 5 × 4, तो वो देखेंगे तो 0.2 सेकंड आएगा यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल, क्योंकि टाइम को उसमें देखेंगे। वर्टिकल एक्सिस में क्या देखते हैं, एम्पलीट्यूड देखते हैं कि वाई एक्सिस जो है वर्टिकल एक्सिस, इस पे ये कितना फ्लो करता है। तो इसमें जो है 1 मिलीमीटर मीन्स की 1 ब्लॉक जो है एक खाना, ये 0.1 मिली वोल्ट के बराबर है। कितना है, जो ये एक खाना है 0.1 मिली वोल्ट। तो अगर 5 खाने को देखेंगे तो 5 × 0.1 दैट इज 0.5 मिली वोल्ट। तो ग्राफ जो प्लाट होगा यहां से यहां 5 सेकेंड और यहां से यहां देखेंगे तो 0.5 मिली वोल्ट। तो इस ग्राफ में ये जानने की कोशिश की जाती है कि कितना टाइम लगा है और ग्राफ ने शेप क्या लिया है और वो कितनी देर तक किस शेप में चलता है। तो ये पहले से डिफाइन है एक नॉर्मल ब्लड में हार्ट के फंक्शन में क्या रहता है, और इससे एबनॉर्मेलिटी आप मेजर कर पाएंगे अगर आपको नॉर्मल पता है। यूजुअली ये जो पेपर मशीन में चलता है उसकी स्पीड कितनी होती है, 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये जो पेपर है वो 1 सेकंड में 25 mm फॉरवर्ड मूव करता है। लेकिन अगर हार्ट का रेट ज्यादा है, माने हार्ट बीट बहुत फास्ट कर रहा है, तो ये चेंज करके 50 mm पर सेकंड भी किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर लोग हैं वो डिफाइन करेंगे, लेकिन नॉर्मली ये 25 mm पर सेकंड पर ही ये पेपर मूव करेगा फॉरवर्ड, क्योंकि पेपर मूव करेगा तभी ग्राफ बनेगा। ईसीजी का यूज क्या है, क्यों करते हैं? पहले ईसीजी का यूज इसलिए करते हैं कि इसका जो किसी भी व्यक्ति के हार्ट रेट में अगर लग रहा है, हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स लोग हैं, एक किसी भी लोग जो ट्रीटमेंट में है, कि हार्ट रेट में फ्लक्चुएशन कैसा है, माने रेट प्लस अगर 72 हम लोग बोल रहे हैं, वो 100 है, 60 है, 80 है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। हार्ट रिदम का मतलब ये है कि हम लोग को पहले बोले थे कि दोनों एक साथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, या एट्रियम के बाद वेंट्रिकल होगा। तो ये जो रिदम है ये मेंटेन है या नहीं है, रिदम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी चीज, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, भाई इलेक्ट्रिकल जो करंट फ्लो हो रही है वो प्लस या माइनस या नॉर्मल है, ये जानने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ही जानना है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हार्ट में ब्लड का फ्लो कम है, पुअर ब्लड फ्लो इन द हार्ट, तो ये भी पता चलेगा कि ब्लड का फ्लो हार्ट में कम है, इनसाइड द हार्ट, बॉडी में नहीं, हार्ट की बात हो रही है। हार्ट अटैक, ये जो पॉसिबिलिटीज है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अगर हार्ट के ऊपर जो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए आर्टरी है जिनको हम लोग कोरोनरी बोलते हैं, उनमें कोई डिजीज है क्या, या हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट चेम्बर। हाइपरट्रॉफी का मतलब है कि इनलार्जमेंट ऑफ सेल या इनलार्जमेंट ऑफ आर्गन, तो क्या हार्ट का कोई चेम्बर इनलार्ज हो गया है, ये जानने के लिए। तो ये कुछ मुख्य यूज है ईसीजी के लिए। तो इस केस में डॉक्टर एडवाइज करते होंगे कि आप ईसीजी करा लीजिए, उनको अगर किसी तरह का इनमें कोई उनको संभावना लगती है कि ये हो सकता है, तो ये वो कराते हैं। ईसीजी जो साइकिल है ना, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ईसीजी एक साइकिल है। ये आप जब भी ग्राफ पेपर पे देखे होंगे तो इस तरह का एक ग्राफ आपको दिखाई देता है, ईसीजी का एक नॉर्मल। हम लोगों ने पहले क्या कहा था कि हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो ये पेपर आपको दिख रहा है, ये ग्राफ, ये एक नॉर्मल है, उसी ग्राफ पे प्लॉट होगा। इसमें क्या है, जो ग्राफ बनता है वो इस तरह, अगर हम देखें नॉर्मल ईसीजी, तो इस तरह का ग्राफ प्लॉट होता है जिसमें पी है, क्यू आर एस है, टी है।
पी पे ग्राफ बना है, क्यू पे करंट की पोजीशन आ रही है, आर एक करंट पोजीशन आ रही है, एस एक पोजीशन आ रहा और टी एक पोजीशन आ रहा। तो देखिए क्या है, पी क्या करता है कि जब एस ए नोड से जो जनरेटर है इम्पल्स का, वहां से करंट एट्रियम में फैलती है, माने ऊपर जो एट्रियम है उसमें दोनों तरफ एक्सपेंड होती है, राइट और लेफ्ट। तो एट्रियम में जब करंट फैलती है उसके डायस्टोल होने के लिए, माने उसके संकुचन के लिए, जहां पर ये शब्द यूज कर रहा है एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन क्या है? कंट्रैक्ट हो रहा है एट्रिया। डीपोलराइजेशन माने कंट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम लोग सिस्टोल बोल सकते हैं, लेकिन ये कंट्रैक्ट एक शब्द है। जब राइट या लेफ्ट एट्रियम में ये करंट ऐसे नोड से एवी नोड के जाने के पहले पूरे एट्रियम में एक्सपेंड हो रही है। थोड़ा सा टिपिकल है, मैं बार बार रिपीट करूंगा। पी वेव जो बनती है वो ये बताती है कि पेस मेकर से दोनों एट्रियम में, राइट और लेफ्ट एट्रियम में जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट कितनी देर में फ्लो हो रही है, और तो करंट जिस देर में फ्लो होगी वो टाइम है, और कितना उसका एम्पलीट्यूड है करंट का, मतलब वो कितना करंट ले रही है। इससे ये पता चलेगा कि राइट या लेफ्ट एट्रियम में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर पी अपने नॉर्मल शेप में है तो क्या पता चलेगा कि एट्रियम, बोथ एट्रियम वर्किंग सेटिस्फैक्टरी, तो अपना काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग कंडीशन। तो इसके लिए कैसा ग्राफ दिखेगा? ग्राफ का शेप जैसा पी दिख रहा है ऐसा दिखेगा। ड्यूरेशन कितना होगा? 0.1 सेकेंड। पी जो बनेगा वो 0.1 सेकेंड का ग्राफ होगा, और इसकी जो एम्पलीट्यूड है करंट की 0.1 से 0.1 मिली वोल्ट होगी। मीन्स कि यहां से लेके यहां तक जो एक्सपेंड होगी वो कितनी होगी? 0.1 सेकेंड। हम लोग बोले थे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो जाएगी 0.04 में होगा, तो 5 खाना करीब करीब आना चाहिए पी के लिए, तभी वो आएगा। तो 5 इंटू 0.02 दैट इज 0.1। तो पी का जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो ये 5 खाने के आसपास आना चाहिए, 0.1 सेकेंड में ये काम हो जाना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ऐसे नोड से दोनों एट्रियम में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, करंट फैलेगी इंपल्स, वो कितनी देर में होनी चाहिए? 0.1 सेकेंड में। दोनों एट्रियम में करंट का फैलना जिसपे डिपोलराइजेशन होगा, मींस कंट्रैक्ट होगा, वो कितनी देर में होगी? 0.1 सेकेंड में। और करंट का एम्पलीट्यूड कितना होगा अगर मिली वोल्ट में देखेंगे? 0.1 से 0.12 मिली वोल्ट। माने यहां पर जो हॉरिजॉन्टल होगी 0.1 होगी और वर्टिकल होगी 0.1 से 0.12 मिली वोल्ट। ये पी का है। तो पी किसको दिखाता है? लेफ्ट एंड राइट एट्रियम को डिपोलराइजेशन। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, QRS एक कॉम्प्लेक्स है, QRS। इस QRS कॉम्प्लेक्स में ये क्या करता है? ये जो QRS है ये कॉम्प्लेक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हार्ट है उसका जो वेंट्रिकल से जो ब्लड को कहां भेजता है? या तो लंग्स को भेजता है राइट वेंट्रिकल्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स एरोटा को थ्रू भेजता है। तो ये जो, क्योंकि इनको ज्यादा लोड चाहिए, ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट चाहिए रादर देन पी, तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये शो करता है वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन। जो ये QRS ये जो दिख रहा है ये वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन दिखता है। डिपोलराइजेशन का यहाँ पर क्या है कि जो वेंट्रिकल्स हैं ये सिस्टोल होंगे और ब्लड को जहां जरूरत है वहां पर भेजेंगे, और दोनों चूंकि एक साथ होते हैं, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक साथ सिस्टोल होंगे, एक साथ कंट्रैक्ट होंगे, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है यहां से लेकर QRS ये पूरा कॉम्प्लेक्स ये बताता है कि दोनों वेंट्रिकल्स का फंक्शन कैसा है। The QRS complex represent the very rapid spread of impulse from AV node through AV bundle, Purkinje fibers and
इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द वेंट्रिकल। मतलब ये पूरी तरह से जो फैलेगा एवी नोड से लेके पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे एट्रियम में, ये वो एक्टिविटी कौन सी, QRS कॉम्प्लेक्स, दिस है QRS कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होगा, QRS का जो ड्यूरेशन होगा 0.08 से 0.1 सेकेंड होगा, माने इसको भी इतना ही ये टाइम लगेगा इसका डीपोलराइजेशन होने में। और एम्पलीट्यूड कितनी होगी, 0.12। Q जो डाउनवर्ड है, नेगेटिव में है, ये 0.1 से 0.2 मिली वोल्ट तक यहाँ पर आएगी। R जो सबसे बड़ा ग्राफ है हायर लोड पर, दैट इज 1 मिली वोल्ट है, और S जो नीचे की तरफ है 0.4 मिली वोल्ट तक है। तो इनका एक तो टाइम कितना आएगा, यहां से लेके यहाँ का टाइम आएगा 0.08 से 0.1 सेकेंड, और इनमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो Q के केस में 0.1 से 0.2, R के केस में 0.1 मिली वोल्ट, और S के केस में 0.4 मिली वोल्ट। तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है यही वेंट्रिकल्स का डायस्टोल या रिपोलराइजेशन, जिसको हम लोग बोले सॉरी सिस्टोल होगा, माने कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड को कहाँ भेजेगा, या तो लंग्स को जाएगा, माने लंग्स को जाएगा राइट से, और लेफ्ट से जाएगा बॉडी पार्ट्स को, हार्ट को भी जाएगा और बॉडी पार्ट्स को जाएगा। तो QRS एक कॉम्प्लेक्स है जो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है T। ये जो T वाला बना है ये क्या है, वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब है कि करंट वहां नहीं है, अब वो वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, मतलब आराम की स्थिति में आ रहा है, मतलब जो कंट्रैक्ट हुआ था वो वापस नॉर्मल कंडीशंस में आ रहा है, ये एक्सपेंड नहीं हो रहा है, ध्यान से रखिएगा। जो नॉर्मल से कंट्रैक्ट हुआ था, पंपिंग किया था, वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ रहा। तो दिस रिपोलराइजेशन इज अ एक्टिविटी ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो ये उस केस में भी करंट लेगा, और क्या शेप बनेगा वो ये है, टी वेव ये शो करता है। टी वेव का ड्यूरेशन कितना है, 0.2 सेकेंड, ये टाइम लेता है, माने हार्ट को अपने नॉर्मल कंडीशन से ले आने में इसमें टाइम लगता है 0.2 सेकेंड, दिस इज टी। और एम्पलीट्यूड 0.3 मिली वोल्ट। तो ये करता है वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन, मीन्स कि वेंट्रिकल को नॉर्मल कंडीशन में ले आना। हम लोगों ने क्या देखा, पी क्या करता है, एट्रियम का डिपोलराइजेशन, QRS वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, और टी वेंट्रिकल्स का, सॉरी मैं कुछ बोला, P करता है डिपोलराइजेशन, QRS डिपोलराइजेशन, और T रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन माने नॉर्मल कंडीशन में ले आना। तो यहां पर देखिए वेंट्रिकल्स का पोलराइजेशन दिखा, डिपोलराइजेशन दिखा, और वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन दिखा। एट्रियम का रिपोलराइजेशन नहीं दिखा। तो चूंकि P के बाद जब इस डिपोलराइजेशन के बाद जब एट्रियम का पोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन, तो वो QRS वहां पर आ जाता है, क्योंकि ये बड़ा ग्राफ है। तो एट्रिया का रिपोलराइजेशन इस ग्राफ में नहीं है। एट्रियम का डिपोलराइजेशन P है, एट्रियम का रिपोलराइजेशन इस ग्राफ में नहीं दिखता, क्योंकि वेंट्रिकल्स का जो डिपोलराइजेशन है वो ही बड़ा ग्राफ बन जाता है। इसलिए एट्रियम का रिपोलराइजेशन ग्राफ यहाँ पर नहीं दिखता है, क्योंकि वो यहीं पर QRS दिखने लगता है, वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन। ये क्या करता है, चूंकि ये करंट ऐसे नोड से निकलती है, इसलिए इसको साइनस रिदम भी बोलते हैं। साइनस रिदम में 60 to 100 BP जो है बीट्स पर मिनट, माने एक मिनट में हम लोग 72 बोलते हैं, लेकिन ये 60 to 100 तक हो सकता है, ऐसा नॉर्मल है साइनस रिदम। इसको साइनस रिदम इसलिए बोलते हैं कि ये ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलती है, जिसको यहाँ पर ग्राफ के रूप में प्लॉट किया। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो ग्राफ है इसका बेनिफिट क्या है, कैसे मेजर करेंगे किस चीज को, थोड़ा सा टिपिकल है, कोशिश किया जाए।
अब देखिए वही ग्राफ पर यहां पर देखेंगे, अगर ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। यहां पर शुरू होता है एट्रियम का डीपोलराइजेशन, ये फुल डीपोलराइज हो जाता है और वापस यह रीपोलराइज होता है, माने नॉर्मल कंडीशन में आता है। तो ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ग्राफ को बोलेंगे पी आर इंटरवल, फ्रॉम हियर टू हियर। ये क्या है? पी आर इंटरवल है। तो पी आर इंटरवल क्या बोलता है? इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड ऑनसेट ऑफ क्यू वेव। माने पी वेव शुरू होती है और फिर क्यू वेव शुरू होती है। क्यू वेव का मतलब वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। तो जब एट्रियम डीपोलराइज शुरू हुआ और वेंट्रिकल रीपोलराइज शुरू हुआ, तो इसके बीच में कितना टाइम लगा? मींस एट्रियम का रीपोलराइजेशन से लेके वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन तक कितना समय लगता है? ये है आर पी आर इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स फ्रॉम एसएन नेट टू वेंट्रिकल वाया एवी नोड। हमने बोले थे कि एवी नेट के थ्रू आएगा तब वो कंट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल। तो पी आर इंटरवल ये बताता है कि एट्रियम का डीपोलराइजेशन और वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, इसके बीच में कितना टाइम लगता है, क्योंकि ये एवी नोड, एसए नोड से एवी नोड में आती है और फिर ये बंडल ऑफ हीस और पर्किंजे फाइबर्स के थ्रू फैल जाती है। तो ये इंटरवल है कि कितनी देर बाद शुरू होता है वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। ये है पी आर इंटरवल। दूसरा इंटरवल है आर आर इंटरवल। आर आर इंटरवल, आर यहां पे, अगला आर अगर यहां आता है ग्राफ में, तो दो आर के बीच में कितना टाइम लगता है? इसका मतलब ये हुआ कि आर क्या है? वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन है, हाईएस्ट करंट यहां पे लेती है। तो अगला आर कब आ रहा है? तो ये कार्डियक साइकिल को एक तरह से डिफाइन कर रहा है कि अगला आर आ कब रहा है। तो अगला आर जो आएगा, इन दोनों के बीच में जो टाइम है वो आर आर इंटरवल है और ये कार्डियक साइकिल के बराबर है, दैट इज 0.8 सेकेंड। एक कार्डियक साइकिल कितनी देर की होगी? 0.8 सेकेंड की। तो अगला आर अगर यहाँ आता है तो ये जाना जाएगा कि दोनों के बीच में क्या 0.8 सेकेंड लग रहा है या नहीं लग रहा है, कार्डियक साइकिल के हिसाब से। तभी वो 72 बिट्स आएगा 0.8 पर 60/0.8, दैट इज 72। तो ये आर और ये आर का गैप, जो डिस्टेंस है, वो आर आर इंटरवल होगा। अगला एक इंटरवल है क्यू टी इंटरवल। क्यू यहाँ पे है और टी यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि यहां क्या शुरू होता है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन, सिस्टोल होना शुरू करता है वेंट्रिकल, यहाँ पे कंट्रैक्ट होना इस पॉइंट पर, और यहां पर वेंट्रिकल पूरी तरह से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो वेंट्रिकल शुरू हुआ कंट्रैक्ट होने के लिए और वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो गया। तो कितनी देर वेंट्रिकल पे लोड रहा, दैट इज क्यूटी इंटरवल। यहां से लेके यहां तक जो टाइम स्लॉट है, ये क्यूटी इंटरवल ये बताता है कि वेंट्रिकल का कंट्रैक्ट शुरू कब हुआ और फाइनली वेंट्रिकल रिलैक्स होके कितनी देर में अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया, दैट इज द क्यूटी इंटरवल। ये कितना देर होना चाहिए? 0.2 से 0.4 सेकंड तक ये लग सकता है। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड है 0.2 से 0.4 सेकंड हो सकता है। ऑनसेट ऑफ क्यू वेव एंड एंड ऑफ टी वेव। ऑनसेट माने स्टार्ट, क्यू वेव स्टार्ट हुई और टी से एंड हुई, माने वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हुआ, मतलब कांटेक्ट हुआ, और वेंट्रिकल वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गया, रीपोलराइज हो गए। तो ये क्यूटी इंटरवल है। नेक्स्ट पीआर सेगमेंट। यहां से लेके, ये देखिए एक सेगमेंट है, यहां से लेके यहां तक, मींस कि जो एट्रियम कंट्रैक्ट हुआ था, एट्रियम वो कंट्रैक्ट खत्म हो गया। उसके बाद वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्शन कब शुरू हुआ, इसके बीच का जो डिले है, ये एवी नोड कराता है। हम लोग बोले थे कि एवी नोड डिले कराता है। तो पी वेव खत्म हो गई, मींस एट्रियम नॉर्मल कंडीशंस में आ रहा है और फिर वेंट्रिकल का कंट्रैक्ट होना शुरू हुआ। इनके बीच का जो टाइम है वो
PR सेगमेंट बोलते हैं। फ्लैट लाइन बिटवीन एंड ऑफ P वेव एंड स्टार्ट ऑफ QR कॉम्प्लेक्स, यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है ये PR सेगमेंट है। वो ये बताता है कि एट्रियम के डिपोलराइज होने के बाद कितनी देर बाद वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा है। डिपोलराइज माने कंट्रैक्ट होना, तो कितनी देर बाद ये एक्टिविटी शुरू होती है, दोनों में कितना डिले है ये बताता है। उसके बाद है एक ST सेगमेंट। ST सेगमेंट देखिए यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन होने के बाद कितनी देर बाद उसका रिपोलराइजेशन शुरू होता है। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर कुछ टाइम लगेगा तब वो अपनी पोजीशन में आएगा नॉर्मल, जिसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो वेंट्रिकल कितनी देर, वेंट्रिकल के डिपोलराइज होने के कितनी देर बाद वेंट्रिकल रिपोलराइज शुरू हुआ, ये टाइम डिले, दैट इज द ST सेगमेंट। ये 0.08 सेकंड के आसपास आना चाहिए। हमने वेंट्रिकल अपना काम कर लिया, सिस्टोल हो गया, कंट्रैक्ट हो गया, उसके बाद एक टाइम लैगिंग होगी, डिले होगा, तब वो नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू होगा, जिसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये ST सेगमेंट है, वो ये बताता है कि इतनी देर बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हुआ, दैट इज द ST सेगमेंट। अगर एक नॉर्मल ग्राफ को देखेंगे तो ऐसा देखते हैं, ये देखिए ये एक्चुअल कोई ग्राफ बना हुआ, वही फॉर्मेट है, ये अलग अलग, बाकी अलग। हम लोग सिर्फ बेसिक जानना चाह रहे थे कि ये जो ग्राफ है इसका क्या फंक्शन है। अब ये पढ़ क्यों रहे, ये ग्राफ को जान लेंगे तो क्या जानेंगे। इस ग्राफ को उससे फायदा ये होता है कि ये देखिए, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। तो थोड़ा आगे एक चीज और नहीं जानते हैं। सर। अब जैसे मान लीजिए ये P वेव हुआ, केवल एक P वेव को स्टडी करते हैं, जो क्या बताया था, एट्रियम का डिपोलराइजेशन, माने एट्रियम ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजेगा। तो ये P वेव है, ये डिपोलराइजेशन है 0.1 सेकंड का। अगर नॉर्मल है तो ये है, शेप ये है। अब देखिए अगर ये इस तरह का बनता है, ध्यान से देखिए इसका शेप चेंज हो जाता है, तो राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी है, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। हाइपर माने बड़ा, इनलार्ज हो गया। मीन्स अगर किसी का P वेव इस तरह का दिखता है, इस शेप में क्या दिखता है, इसमें ये हाइट बढ़ गई, टॉल हो गया, 2.5 mm तक चला गया, जो कि कम होना चाहिए करंट जो हम लोगों ने देखा था। तो अगर ये A शेप होता है, फर्स्ट शेप दिस, तो क्या बताता है कि किसी का जो राइट एट्रियल है उसमें हाइपरट्रॉफी है, माने राइट एट्रिया इनलार्ज हुआ है। दाहिने तरफ जो एट्रियम है उसमें इनलार्जमेंट है, वो बड़ा हुआ, एक्सपेंड हो गया है, चाहे जितना इनलार्जमेंट हो, वो ये शेप बताता है। P वेव अगर ये शेप जनरेट करता है तो ये पता चलता है कि RAE, राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। अगर ये जनरेट इस शेप का P कर देता है, एक तो ये वर्टिकल जाते था, एक में ये P की विड्थ बढ़ जाती है, माने टाइम डिले हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, तो क्या होगा, बड़ा भी है और बेस जो है ब्रॉड हो गया, तो ये लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, माने इसका जो लेफ्ट एट्रियल है, एट्रिया है, उसमें इनलार्जमेंट है। P वेव क्या करता, अगर नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसका राइट एट्रियल में हाइपरट्रॉफी है, माने लार्ज हुआ है राइट एट्रिया, तो उसका शेप ये बनेगा जिसमें ये टाल होगा, इसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, माने करंट का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। लेकिन अगर ये लेफ्ट एट्रियल में है तो क्या होगा, इसका बेस चौड़ा हो जाएगा, बेस चौड़ा होगा, शेप ही आएगा, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। माने P शेप देख के ये बताया जा सकता है कि इसके लेफ्ट या राइट एट्रियल में किसमें हाइपरट्रॉफी है या नहीं है, ऑन द बेस ऑफ शेप जनरेटेड बाय ECG।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में ये हम करंट और के एम्पलीट्यूड और टाइम से ये जाना जा सकता है। हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया क्या है? हाइपर कैलेमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके रक्त में पोटेशियम का स्तर अधिक हो जाता है। पोटेशियम एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर के कई कार्यों के लिए आवश्यक है। मांसपेशियां, तंत्रिकों को सही काम कराता है, हृदय के धड़कन को। तो हाइपर कैलेमिया क्या है? इंक्रीज ऑफ पोटेशियम। और हाइपोकैलेमिया क्या है? डिक्रीज ऑफ कैल्शियम। अगर आपके ब्लड में हाइपर कैलेमिया है, मीन्स की पोटेशियम की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, तो हाइपर कैलेमिया है। अब हाइपर कैलेमिया में क्या होगा? पी वेव एब्सेंट हो जाएगी या छोटी हो जाएगी। अगर पी वेव छोटी है या नहीं है तो वो हाइपर कैलेमिया की स्थिति है। मीन्स की पी वेव देख के भी डॉक्टर आपको ये बता सकता है कि आपके ब्लड में पोटेशियम हायर है। वो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा, लेकिन ईसीजी से भी पता चलेगा कि आपका पोटेशियम हायर है या नहीं है। हाइपर कैलेमिया के केस में पी वेव एब्सेंट होगी या स्मॉल। एक शब्द है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? इसमें कहा जाता है कि जब हृदय का ऊपरी कक्ष एट्रिया अनियमित और तेज धड़कता है, इसमें पूरा हार्ट नहीं है, आप देखिएगा, इसमें लोअर को नहीं बोल रहा, एट्रियल बोल रहा है, माने एट्रियम, जिसमें इससे क्या होगा? अगर वो ज्यादा तेज बीट करेगा ऊपर वाला तो क्या होगा? जो रिदम है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि एट्रियम कुछ और टाइम ले रहा है और वेंट्रिकल्स कुछ और टाइम ले रहे हैं, तो ब्लड का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। पता नहीं कब कितना ब्लड कहाँ जाएगा, क्योंकि इनमें तो रिदम है। पहले दोनों एट्रिया काम करते हैं, वो दोनों कर लेते हैं, तब दोनों वेंट्रिकल्स करते हैं। तो अगर केवल ऊपर माने एट्रियम में हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, अनियमित हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हो जाता है तो देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होगी। पी वेव कहाँ कहाँ एब्सेंट होगी? हायर पोटेशियम में भी एब्सेंट हो सकती है, स्मॉल हो सकती है, और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी पी वेव एब्सेंट होगी। तब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फिर ब्लड टेस्ट कराएंगे, पोटेशियम का लेवल देखेंगे कि क्या पोटेशियम है या एट्रियल फिब्रिलेशन है। तो एक तरीका ये हो सकता है, जो लोग एक्सपर्ट होंगे, हम लोग थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट होंगे, प्रैक्टिशनर होंगे, वो बताएंगे कि क्या है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन है, उस केस में भी पी एब्सेंट होगी, और हाइपर कैलेमिया के केस में भी पी एब्सेंट होगी या स्मॉल होगी। तो अगर पी नहीं मिलती है तो दोनों होने की संभावना है, तो अलग तरीके। बोलिए, लाइट चली गई है, बोलिए आप। हेलो। हाँ सर, क्लास बंद है कि चल रहा है? चल रही है सर। हाँ ठीक है सर, आवाज आ रही है हमें तो। ठीक हाँ। ओके। तो अब जो सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है। आवाज आ रही है? यस। हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, इधर से शायद आपको नहीं आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बोलिए आप। सर कंटिन्यू कर लो। आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू रहिए सर। सर आप क्या होगा? अभी ठीक है सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है, चलिए ना, शुरू करिए। ओके। तो हमको लगता है थोड़ा मिस हुआ, मैं इसको वापस 2 मिनट रिपीट कर लेता हूँ। हम लोग जैसे एग्जांपल के तौर पे पी वेव देखने की कोशिश कर। नहीं सर, म्यूट नहीं है, मेरी आवाज आ रही है। आपकी आवाज म्यूट है। आप और लोग बताइए, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सुनाई दे रही है सर, आपकी आवाज क्लियर है सर। आवाज क्लियर है सर। तिवारी जी आप म्यूट है। नहीं सर, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है, यहाँ सही है, बाकी लोग बोल रहे हैं। तिवारी आप म्यूट है, आप म्यूट है।
नहीं सर, म्यूट नहीं है। अरे आवाज ही नहीं आ रही। सर आवाज आ रही है। हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है। आप में को आपके यहाँ म्यूजिक साउंड में कुछ है क्या? आवाज आ रही है? सर हमारा म्यूट नहीं, आवाज आ रहा है। बाकी लोग बोल तिवारी रहे हैं जी सर, आवाज आ रहा है। आपकी सबको आवाज आ रही है। तिवारी जी सर, आपकी आवाज सबको आ रही। तो अरविंद सर क्या लगता है कुछ थोड़ी सी दिक्कत होगी। आवाज सही है सर, आवाज सही है, आ रही है। चलिए मैं थोड़ा वापस इसको पी वेव को एक बार 2 मिनट रिपीट कर लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पी वेव अगर देखने की कोशिश करें कि केवल पी वेव में एबनॉर्मल और नॉर्मल होने की कंडीशन को देखेंगे, तो जो ये पी वेव है ना, अगर ये इस शेप में है तो हम लोग बोलेंगे कि ये नॉर्मल है, इसका ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड है। लेकिन अगर ये जो RAE लिखा है, राइट एट्रियल हाइपोट्रोफी, अगर ये पी वेव इस शेप में बनता है तो इससे ये पता चलता है कि जो राइट एट्रिया है वो इनलार्ज हो गया। हाइपोट्रोफी माने इनलार्ज होनी। और इस केस में जो इसकी वर्टिकल वो है, वर्टिकल माने वाई एक्सिस, इसमें बड़ा ग्राफ मिलेगा जो मोर देन 2.5 mm के आसपास का हो सकता है। तो राइट एट्रियल हाइपोट्रोफी है। अगर ये शेप इस शेप में मिलता है जो LAE दिख रहा है, लेफ्ट एट्रियल हाइपोट्रोफी, तो अगर ये लेफ्ट एट्रियल में इनलार्जमेंट है किसी वजह से, तो इसमें जो ये ग्राफ बनेगा ये इस शेप में बनेगा और इसका जो बेस है वो चौड़ा होगा, ब्रॉड बेस होगा और एम शेप में मिल सकता है। तो अगर एम शेप में मिलता है तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट एट्रियल हाइपोट्रोफी है, और अगर ये इस शेप में मिलता है, हाई टॉल मिलता है, तो ये राइट एट्रियल में हाइपोट्रोफी है। तो ये ग्राफ देख के बताया जा सकता है। तीसरा हम लोगों ने हाइपरकेलेमिया की बात की थी कि अगर पोटेशियम का अमाउंट ब्लड में ज्यादा है नॉर्मल से, तो यह अब्सेंट हो सकता है या बहुत छोटा हो सकता है। छोटा मीन्स की हाइट और विड्थ दोनों ही छोटी हो सकती है या न बने, उस केस में पोटेशियम हायर हो सकता है ब्लड में। हम लोगों ने अगली बात की थी एट्रियल फिब्रिलेशन की। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है, ये हम लोगों ने बोला था कि एट्रिया में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, अनियमित हो जाती है। एट्रिया केवल टॉप पोर्शन, वेंट्रिकल्स की बात नहीं हो रही, एट्रिया की। उस केस में रिदम टूट जाएगा लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। जब रिदम टूट जाएगा तो ग्राफ डिफरेंट बनेगा। तो मे बी कि पी वेव एब्सेंट हो जाए। हम लोगों ने बोला था कि पोटेशियम में भी एब्सेंट होगा और एट्रियल फिब्रिलेशन में भी एब्सेंट होगा। तो ब्लड टेस्ट से डिफरेंशिएट करने में संभव होगा कि पोटेशियम रीजन है या नहीं है। अगला एक है था साइनो एट्रियल ब्लॉक। अगर ऐसे नोड ही ब्लॉक हो गया, ध्यान से देखिएगा, ऐसे नोड में कोई ब्लॉकेज आ गया, माने ऐसे नोड एवी नोड को करंट ठीक से पास नहीं कर रहा है, क्योंकि पास होने के लिए 3-4 चीज थी। अगर आप ध्यान से देखें, ये देखिए 2 या 3 लेयर है पास होने की। ये देखिए ऐसे नोड से एवी नोड को, तो ये जो पास हो रहा है, अगर इनमें कहीं कोई ब्लॉकेज आ गया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे नोड पेस मेकर है, रिप्लेस करते हैं डॉक्टर, अगर इनमें ब्लॉकेज हो गई, इनमें कोई दिक्कत हो गई, तो ये करंट फ्लो इनमें भी कम होगा, लंबा समय लगा नहीं होगा, प्रॉब्लम सब जगह शुरू होगी। तो ऐसे नोड के ब्लॉकेज को भी रिप्रेजेंट करेगा कौन सा, एब्सेंट रहेगा। ऐसे नोड में क्या होगा, एब्सेंट होगा या इन्वर्टेड होगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ बना है पी वाला, ये नीचे की तरफ बनने लगेगा। तो उस केस में ये माना जा सकता है कि ब्लॉकेज है, ऐसे नोड में ब्लॉकेज है, साइनोल एट्रियल नोड में कोई ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल था पी का। QRS भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उधर जान नहीं जा रहा हूं। तो मैं एक सिंपल ये बताने की कोशिश किया कि ECG हम लोग कैसे रीड करते हैं, और ECG के रीड करने से हमारे जो प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स हैं
हम लोग के लिए तो वो रिस्पेक्टिव है, हमारा लाइफ बचाते हैं। तो वो इस तरह पढ़ पाते हैं कि ग्राफ कैसा है, उनको कुछ उस हिसाब से वो कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको ये हुआ होगा। बाकी और भी चीजें होंगी जिसे टेस्ट कराते होंगे। तो ईसीजी एक नॉर्मल जो ग्राफ है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हार्ट में करंट का फ्लो कैसा है, क्या क्या वेव बनती है, किस वेव में है। तो ये ईसीजी देख के इन सब चीजों को पता लगाने की वो कोशिश करते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, नहीं है, रिदम खराब हो गया, हाइपरट्रॉफी है किस चेंबर का। तो ये चीजें ईसीजी के थ्रू जानने की कोशिश है कि ये इसमें किसी को कुछ चाहे तो चर्चा कर सकते हैं। और कोशिश किया था कि ईसीजी को जाना, क्योंकि अब क्यूआर कम्प्लेक्स और वो जो है और क्रिटिकल है, तो मैंने जानबूझ कर रखा था कि एक नहीं, ये बहुत बेसिक चीज, बहुत अच्छी चीज हो गई। इसके आधार पर हम लोग ये जान सकते हैं कि जब अगले आप PQR कॉम्प्लेक्स इनको बात करेंगे, QT कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ST सेगमेंट की बात करेंगे, तो आपको बहुत चीजें मालूम हो जाएंगी कि हमको इसमें क्या देखना है और इसके बेसिस पर कैसे उसको हमको ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए। तो जब ग्राफ को पढ़ने का तरीका है वो ढूंढ लेंगे। त्रिपथिका में भी अलग से विस्तार से एक चैप्टर दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिक चीज हमारी किताब में मानव शरीर विज्ञान में जो दिया हुआ है उसको पढ़िए, त्रिपथिका पढ़िए। और ये जो हम लोग का इस तरह का ईसीजी में इसके पहले भी तिवारी जी ने एक क्लास लिया था, वो भी हमारे ऑलरेडी जो है मौजूद है, वो आप पढ़िएगा। BHB वाले में आपको सेकेंड सेमेस्टर के उसमें मिल जाएगा, जो सूत्र भाई अरविंद हम लोग का वो है, उसमें आपको ये मिलेगा सेकेंड सेमेस्टर में। तो उसमें आप BHB सेकेंड सेमेस्टर में देखेंगे तो वो मिलेगा। आप इन तीनों चारों नोट्स को आप पढ़ लीजिए। दो हो गए, ईसीजी पहले भी लिया गया था, ईसीजी अब लिया गया, तो दोनों को पढ़िए, दोनों को समझिए। फिर आप किताब में पढ़िए, किताब में मानव शरीर विज्ञान की किताब में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले में लिखा हुआ है चैप्टर 6 में, वहां पढ़िए। और तब आप जो है त्रिपथिका भी पढ़िए, और तब आपको काफी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी कि हम लोग ईसीजी को कैसे पढ़ें। और पढ़ें क्या, हम लोग ईसीजी में जो सेगमेंट में लिखा हुआ उसको क्या समझें और उससे कौन सी बीमारी है ये हम सामान्य रूप से पता लगा सकते हैं। तो प्रश्न किसी का है? ये बेसिक चीजें बहुत अच्छी तिवारी जी ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। सर एक बात बताइए, अगर ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, और फिर भी पोटेशियम हाई है, वो तो अलग पॉइंट हो गया, उससे वो अलग, वो हाँ तो जी। अलग हुआ। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम ये तो विटामिन, पोटेशियम विटामिन ये सब अलग चीजें हो गई। ये तो बता रहे तिवारी जी की तो ये कि हो रिजल्ट हो यहाँ भी सकता आ है। सकता है जी। अच्छा, वो आप पढ़ेंगे ना, वो भी आप लोग पढ़िए। तो विटामिन वाला प्रतिपदिका में विटामिन पर भी डिस्कशन है। और अगर चाहेंगे तो विटामिन के हम लोग आगे चल के कभी क्लास ले सकते हैं, स्पेशल क्लासेस में जितना समय मिलेगा विटामिन में, और कैसे हमारा एंजाइम्स फंक्शन करते हैं, इन पर हम लोग क्लास ले सकते हैं। लेकिन आगे चल के अभी हम जो है अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फंडामेंटल चीजों को जरूर लें। ये स्पेशल क्लासेस हैं, उनमें हम लोग कभी ले सकते हैं। रुक्मिणी मैडम, उनको कभी ले सकते हैं, विटामिन में भी ले सकते हैं, एंजाइम्स भी ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, वो हम लोग ले सकते हैं। वो हाँ मतलब 4th सेमेस्टर की बात की चीजें हैं वो। एक्चुअली तो हम 9वें 10वें सेमेस्टर की बात है। अब हम लोग वो मतलब उसको भी टेकअप नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इन्हीं को सब पूरा करें। हम लोग चाहते हैं बेसिक फंडा आपको क्लियर रहे, बेसिक BHB का फंडा। अगर आपने पूरी मानव शरीर विज्ञान को पढ़ा है और इसके साथ अगर BHB के उन 2 किताबों को पढ़ा, इंग्लिश वाली जो किताबें हैं, तो आपको फिजियोलॉजी का फंडा क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, परीक्षण को आपने पढ़ लिया तो आप काफी कुछ होशियार हो गए BHB में। उसी तरह चाइनीज में, मैं उन बातों की इशारा कर रहा हूँ, चाइनीज में अगर सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 यानी 4 किताबें आपने पढ़ा सेमेस्टर 1 में, किताबें टिटाइज 1, 2 आ रही है, टिटाइज 7 और 16 आ रही है।
16 शामिल करिए। हाँ जी। ट्रिटाइज वो सेमेस्टर 3 में ट्रिटाइज 3, 4, 5 आ रही है। 3, 4 को तो जरूर शामिल करिए, 5 को सरसरी निगाह से देख लीजिए जरूर, 5 को। फिर छठवें को, तो 4th सेमेस्टर में छठवें को आपने पढ़ लिया है अगर इतना, तो ये मानिए कि फंडामेंटल आपको बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सर। आगे सब एडिशन है। उसी तरह आयुर्वेदिक में अगर आपने चरक 1, 2, 3, 2 तो आप पढ़ते नहीं, बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन 2 अगर आपने 1, 2, 3 और आपके साथ आ गया धन्वंतरी, अगर इतने आपने पढ़ लिया धन्वंतरी, और पहला तो चैप्टर आपने पहला सेमेस्टर तो आपने पढ़ा होगा भारद्वाज में, तो भारद्वाज चरक 1, चरक 2, चरक 3, और इसके साथ साथ अगर आपने बाय द वे पढ़ लिया हिपोक्रेटस 2 और 1, इतने में आपका बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका पूरा विजन क्लियर हो जाएगा। मैं वैसे साफ साफ कर रहा हूं, लेकिन इतनी किताब जो मैं बता रहा हूं, इतनी किताब सरल नहीं है जो हम लोग नाम ले रहे हैं केवल ना। पढ़िए किताब, ट्रिटाइज 1 ही नहीं कंप्लीट हो पाती है। नरेंद्र जी बोलिए। टाइम लगता है सर। नरेंद्र जी क्या आपको लगता है? ट्रिटाइज 1, सर सही है सर। ट्रिटाइज 1 के बाद हम लोग कौन सा 11 चैप्टर के बाद हम लोग समझते हैं कोई चैप्टर नहीं है। जी जी जी। और उसके बाद कितने चैप्टर हैं, उनको अगर आप केवल फंडामेंटल पढ़ लीजिए तो बहुत सी, उसमें भी वात पित्त कफ लिखा हुआ है, वात बीमारी क्या, बीमारी क्या, कफ क्या है। सर टटाइज 1 में जो आगे पीछे के चैप्टर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सब उसमें दिया है, बहुत क्लियर दिया हुआ है कि किस तरह से हम डायग्नोसिस करें, कब हम टोन करें, कब सिडेट करें। केवल हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, मतलब और आगे जाना पड़ेगा चैप्टर में तब। और ट्रिटाइज 7 में अगर आपने 19 चैप्टर के बाद 30 चैप्टर तक पढ़ा है, 19 से 30 चैप्टर में अगर उसको आपने पढ़ा है, तो आपको ऑर्गन के बारे में चाइनीज दृष्टिकोण मालूम हो जाएगा पूरा। और हमने क्या किया है, हमने आपको एक अलग से वीडियो भेजा हुआ है, अगर आप ग्रुप में शामिल हैं तो आप देखिए, हमने एक अलग से ग्रुप में शामिल किया हुआ है, जो हम लोग स्वाध्याय चिंतन में अपना हम लोग 1, 2, 3, 4 सब डाल रहे हैं। आप समझिए उसके 15 हो चुके हैं, 15 है। उनको केवल आप अगर सुन लेंगे तो आप ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एनी ऑर्गन समझ में आ जाएगा। 15 तो हम लोग लीवर तक कर चुके हैं, लीवर और गॉल बाकी है, किडनी हो चुका, यूबी हो चुका है, आपका हार्ट हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो चुका है, लार्ज हो गया है, इसके बाद लंग्स हो गया है, स्प्लीन हो गया है, हो गया है। तो और इसके बाद वो आयुर्वेद में आपने सीएम इन एम में आप लोग देखेंगे प्लेलिस्ट में सेमेस्टर 6 में हमने 16 अपने वीडियो डाले हैं, 16 वीडियो हैं। आप उनको केवल सुन लीजिए, मैंने किताब की पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको केवल सुन लीजिए, उसमें पूरा जिस्ट है, उसका प्रोटोकॉल का नहीं, उसमें पूरा जिस्ट है कि कोई ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहा है। तो चाइनीज दृष्टिकोण वो भी है, जीजो की किताब पर बेस्ड है। सीएम इन एम इज बेस्ड ऑन द बुक ऑफ जीजो। तो वो किताब मिल नहीं पा रही है हमको, हम भाई बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि इंटरनेशनल मार्केट में कहीं हो, कोई मंगा के दे। जीजो किताब है, बुक बाय जीजो, वो उसी किताब पर आधारित है ये, और उसी के फंडामेंटल्स इंग्लिश में चूंकि लिखे हैं, मैंने हिंदी में उसको सब लिखा है, और हिंदी में मैंने वीडियो प्रसारित किया हुआ है। आप केवल उतना पढ़ लेंगे तो आपको ट्रिटाइज 7 और सीएम इन एम दोनों के बेसिस में आपको पूरा क्लैरिटी ऑफ विजन हो जाएगा कि कोई ऑर्गन क्या चाहता है और क्या उसकी फंक्शनैलिटी है और कैसा मनोभाव है और उसके नेचर में आदमी क्या होगा। जहां नेचर ट्रिटाइज 7 में दिया हुआ है, चैप्टर 9 में दिया हुआ है ना, उसमें दिया हुआ है कि नेचर क्या होगा, कैसे आप लीवर वाले होंगे तो क्या होगा। आप उसको पढ़िएगा तो उसमें बहुत क्लैरिटी ऑफ विजन है कि लीवर वाला कैसा होगा, गॉल ब्लैडर वाला कैसा होगा, ट्रिपल वार्मर वाला कैसा होगा। फंडामेंटली कोई आदमी घर के बाहर रहना चाहता है तो ट्रिपल वार्मर का होगा नेचर का, अगर घर के अंदर घर गुस्सो होगा तो आप पेरिकार्डियम वाला होगा।
सब अगर लीवर वाला होगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल पिता तुल्य होगा। आपको जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक रुकेगा नहीं, अथक प्रयास करेगा, जिसको बोलते हैं अथक प्रयास करेगा। लीवर सबसे बड़ा, वो सेनापति जरूर है, लेकिन मुझे लगता है वो राजाओं का राजा है लीवर, मैं मानता हूं। हार्ट तो केवल बंद हो रहा है इसलिए उसकी महत्ता है कि बंद हो गया तो बंद हो गया, इसलिए उसकी महत्ता, उसको राजा कहते हैं। राजा वो नहीं, राजा तो वर्चुअली लीवर है, वही काम करता है जो राजा है। राजा सेना की सुरक्षा करता है तो सेनापति को लगाता है कि जाओ रोक दो। तो राजा का भूमिका है, राजा की भूमिका डिटॉक्सिफिकेशन से लेकर के आपको समय आने पर रसद की आपूर्ति, कुआं बावड़ी तालाब खुदवाना उसका काम, उसको किस आदमी को बाहर निकालना है उसका काम। तो कोई बदमाश आदमी है तो उसको कह दिया कि अब चले जाइए साउथ, आपको देश निकाला दे दिया, ये जो देते तो वही वाला देश निकाला ही तो है। वो कोई टॉक्सिन पैदा हुआ और उसको कहा कि भाई किडनी से कहा कि उसको निकाल दो, तो ये जो देश निकाला ही तो है, वो राजा का काम है पूरा। तो लेकिन चाइनीज ने कहा है सेनापति, तो हम भी सेनापति मान रहे हैं, लेकिन पिता तुल्य है। पिता जो भूमिका करता है, जीवन में आपको कैसा प्रयास करना है, जीवन में आपको कितनी कठिनाइयां आनी हैं, उन सबसे कैसे आपको सुरक्षित रखना है, बचाना है, लीवर का काम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग प्रत्येक दशा में 11 बजे सो जाइए, ताकि ट्रिपल वार्मर के बाद तुरंत आता है गाल ब्लैडर, और गाल ब्लैडर के बाद वही दोनों हस्बैंड वाइफ है, और उसके बाद लीवर। तो लीवर जो है 1 से 3 सक्रिय रहता है, उसमें उसको आराम करने दीजिए, आराम करेगा तो 1/6 भी रहेगा तो भी अपने को पुनर्जीवित कर लेगा। यही नहीं, सारे ऑर्गन्स को पुनर्जीवित करने का काम लीवर का है। सारी दिशाओं में की के नियंत्रण का काम लीवर का है। इसीलिए लीवर जब गुस्सा जाता है तो वो गृह स्वामी की भूमिका में रहता है, वो सबको डपटता रहता है। कोई आता उसमें गुस्से में होता है तो कोई चाहे वाइफ आ जाए तो झटक देगा, बेटा आ जाए तो झटक देगा, कोई भाई आ जाएगा तो झटक देगा। इसीलिए लीवर जब नाराज होता है तो वो स्प्लीन पर अटैक करता है, स्टमक में करता है, यूबी में करता है, हार्ट में करता है, लंग्स में करता है, ब्रेन में करता है। कोई किसी को छोड़ता नहीं, उसको नाराज न करें तो बेटर है। तो हम लोग जो है, मैं बता रहा हूं कि फंडामेंटल यही है, पढ़िए किताब जरूर, कोई कोर्स करिए ना करिए, अंतर समझिए, कोई कोर्स करिए ना करिए, पढ़िए जरूर, पढ़ते रहिए। ज्ञान से बड़ा कोई चीज नहीं है, वही सबसे बड़ा हथियार है। वो ज्ञान होगा तो जैसे आप 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि LI4। हम लोग क्या भूलते हैं, शर्मा जी जानते हैं, CA शर्मा जी, भूल जाते हैं हम लोग, सर का दर्द, मुंह में कुछ छाले हुए, हम लोग LI4 को याद ही नहीं, मुंह में छाले में ले, स्टमक हीट, दुनिया भर सब पहले प्रयास कर। LI4 तो लगा लीजिए, सिंपल पॉइंट है कि हड्डी टूटी हुई है, UB11 हम लोग भूले रहते हैं, दुनिया भर के प्रोटोकॉल याद रहते हैं, UB11 छोटा सा पॉइंट है, नहीं याद रहता। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो H7 H5 ये सब भूले रहते, UB11 सब भूले रहते, UB15 15 नहीं 11 नहीं 15। UB11 आपका बोन मीटिंग पॉइंट है। मीटिंग पॉइंट माने मिलने का, जो हमारे मीटिंग पॉइंट है ना, तो सारे लोग मिल रहे हैं, तो यानी पावर, यहाँ पावर अधिक हो कि नहीं होती, तिवारी जी की पावर, नरेंद्र जी की पावर, रुक्मिणी शर्मा जी मैडम की पावर, CL शर्मा जी की मैडम की पावर, गरिमा विश्व जी की पावर, सारे लोगों की पावर यहाँ मौजूद है ना। तो पावर अधिक है कि कम है, तो मीटिंग पॉइंट, जो मीटिंग पॉइंट जहां भी मिले समझ लीजिए वो SP6 मीटिंग पॉइंट पावरफुल। जो आप देखिए लीवर 14 कितना पावरफुल है, किडनी 27 कितनी पावरफुल है, आप उसके फंक्शन पढ़िए, मजा आ जाएगा, आनंद आएगा। तो आप सिंगल पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट करिए, आपको आनंद आएगा। डॉक्टर वॉल 6 पॉइंट मैक्सिमम, 6 पॉइंट पर पूरा प्रोटोकॉल, 2 पॉइंट पर पूरा प्रोटोकॉल। भूलिए नहीं, JD मेरिडियन को हम लोग हमेशा भूलते हैं ना, क्यों भूलते हैं? JD मेरिडियन रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, अस्थि तक है ना, तो 5वीं वो है। और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पृथ्वी में क्या सारे गुण हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, पृथ्वी में सारे गुण हैं। तो अगर JD मेरिडियन होगी तो सब में गुण होंगे कि नहीं होंगे, 5 गुण होंगे,
रस भी होगा, रक्त भी होगा, मांस भी होगा, मेद भी होगा, अस्थि भी होगा। यानी जेडी मेरिडियन पर ट्रीटमेंट का मतलब हम लोग पृथ्वी पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और आयुर्वेदिक का कंसेप्ट ये है कि अगर आपको किसी सेल में डैमेज हो रहा तो 05 टोन 6 रेड करते हैं ना हम लोग। 05 माने एक कोई एनर्जी कहीं कम हो रही है, कोई सेल कम हो रहा है, तो उसको 0 माने सृष्टि, 5 माने पृथ्वी, 0 और 5 दोनों को टोन कर दिया, यानी एक चीज ब्लू क्रिएट कर दिया और उधर 6 को सेडेट कर दिया, बैलेंसिंग। तो हम लोग उसी तरह जेडी मेरिडियन को ट्रीटमेंट जरूर दीजिए। जेडी 1B बेस्ट फंडामेंटल कोई भी हो। एसके मेरिडियन, आप कोई भी स्कार हो, आपको चेहरे पिंपल्स हो रहे हो, तो हम K2 सीडेट करते हैं ना, कहते हैं कि भाई चेहरे में अग्नि, किडनी में अग्नि, उसीलिए हम लोग K2 सीडेट करते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि यहाँ लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो लंग्स को ठीक करते हैं, तो ठीक करिए। लेकिन आप भूलते क्यों, जेडी मेरिडियन भी तो है, वो एसके मेरिडियन भी तो है। एसके माने स्कार, स्कार ही तो है, पिंपल्स का है, छोटा सा स्कार बना हुआ, यहाँ पर स्कार बन जाता है ना, तो वो स्कार है, तो उसको जेडी मेरिडियन को ट्रीट करें। जेडी यहाँ पर क्या आएगा, जेडी 3, अरे सॉरी एसके 3 आएगा। और एसके का और एक आध पॉइंट होगा, एसके 1-3, ये कौन होगा, सीएमपी पॉइंट। तो एसके 1-3 सीएमपी पॉइंट है। क्यों सीएमपी पॉइंट, ये बिल्कुल किडनी से मिलता है, किडनी में भी किडनी 1-3 सीएमपी पॉइंट, एसके 1-3 सीएमपी पॉइंट। तो धीरे जब पढ़ेंगे, मुझे भी याद नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए मेरी जो है अधिक बुद्धि वो है, ऐसा बुद्धि आपसे कम है, सबसे कम मेरी बुद्धि है। लेकिन मैं अध्ययन अधिक करना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाने में भी पढ़ता ना सीए शर्मा जी, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ज्ञान होता नहीं है, मैं जब पढ़ता हूँ तब मुझे ज्ञान अर्जित हो जाता है, तो वही आपको बता देता हूँ, तो आपको लोग समझ में आता है कि अरे बहुत ज्ञानी हूँ। कोई ज्ञानी वानी नहीं है, ज्ञानी केवल एक ही है, ईश्वर। हम लोग सब चुल्लू, कोई 2 चुल्लू, कोई 4 चुल्लू, नरेंद्र जी 5 चुल्लू, हम 4 चुल्लू, रुक्मणी शर्मा 6 चुल्लू, हम 3 चुल्लू, ऐसे है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं, सब ज्ञान श्रेष्ठ है, सब ज्ञान श्रेष्ठ है, सब गुणाग्रज है, तो गुणाग्रज सबको मानिए। जब मानेंगे तो ज्ञान जब मैं गुणाग्रज सीएस शर्मा जी को बोलता हूं तो क्या होता है, सीएस शर्मा जी का ज्ञान मेरे पास चला आता है। पानी कहाँ से बहता है, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे सर, बस। तो सीएस शर्मा जी के पास जो ज्ञान है वो धीरे धीरे मेरी तरफ चला आता है। सर मुझको ज्ञान चाहिए आपसे मैं बहुत नीचे हूँ। कंसेप्ट ये है, मैं अपने को अग्नि मान लूंगा तो मेरी ऊपर जाएगी, मेरे नीचे नहीं जाएगी जी। ठीक है, अग्नि हर चीज को सर जला देती है, मेरे पास चली आएगी, नहीं आएगी 20% आएगी, 10% आएगी, 5% आएगी, कुछ तो आएगी। रुक्मणी शर्मा मैडम बहुत 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 वो है, इतना कुछ ज्ञान ही है, ट्रीटमेंट करती है, बढ़िया ट्रीटमेंट। नरेंद्र जी जब बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तिवारी जी आप समझ लीजिए हमारे फैकल्टी हैं और इंचार्ज हैं उसके बीएचबी के, बीएचबी जिनका उतना ज्ञान है, हम लोग को उतना कहाँ है सर। ये बहुत गुणी है बीएचबी में, तो बहुत गुणी है सर। वैसे आज का टॉपिक बहुत अच्छा था सर तिवारी जी का, देखिए सुधा और पाठक जी बहुत एक्सप्लेनेटरी टॉपिक था। 4th सेमेस्टर किया है, 4th सेमेस्टर की ओर इन लोगों ने किया हुआ है और पढ़ाते हैं ऐसे जैसे 10 सेमेस्टर। ये सर आपकी कृपा है सर। ये नहीं, कृपा नहीं है, कृपा तो ईश्वर की है, हम लोग सहयोग दे रहे हैं, सहयोग दे रहे, प्लेटफॉर्म है, हम लोग बात करते हैं। और प्लेटफॉर्म क्या है, जो ज्ञान मेरे पास है उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, उधर से इधर ले लिया। भाई बहुत चीजें हम तिवारी जी बताते हैं ना, मैं खुद ही किताब लेके बैठा तो उसी को अपने उसमें करेक्शन कर रहा था कि भाई ये चीजें और जान लूं। सर ईश्वर के साथ साथ महागुरु की भी तो होनी चाहिए ना, महागुरु का भी तो आशीर्वाद है ना साथ में हमारे। महागुरु नहीं, आप उसमें प्लेटफॉर्म एक ही रखिए, महागुरु तो बस केवल 2 ही 3 हो। महागुरु ऐसा बोलेंगे कि आप फिर आपको हतोत्साहित हो जाएंगे, हम हतोत्साहित वाले महागुरु नहीं है। महागुरु तो कह देंगे कि आपको कुछ आता जाता नहीं, बेकार में आप सेमेस्टर कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं नहीं है। बोलते हैं, अरे आपको आपने शायद आपको अनुभव नहीं है, तो ये महागुरु है। तो आप गुरु इतना डराए
क्या ऊपर है। हमारे गुरु जो मेरे, देखिए मैं उनको, जो गुरु है मैं उनको याद करता हूँ। संस्कृत में मेरे गुरु थे भेली पंडित, हम लोग बोलते थे, नाम हम लोग आज तक नहीं जानते हैं, उनको भेली पंडित के नाम जानते थे, बड़ा सर था। और उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया हाई स्कूल में, देखिए 9-10 मैंने उनके साथ किया हाई स्कूल में। संस्कृत ज्ञान, ऐसा मत सोचिए आप लोग लगता है संस्कृत में 9-10 की ओर पढ़ा हूं बस। तो वो जो 9-10 में उन्होंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान पूरा अंदर केंद्रित हो गया। इतना सस्वर पाठ करते थे और ज्ञान आपके किसी को हतोत्साहित नहीं करते थे, सबको कहते थे खूब बढ़िया। तो ये जो है, जब आपको हतोत्साहित करेंगे हम, तो आपका ज्ञान डिप्रेशन वाला मैडम बताई थी नहीं, तमाम अभी बताई गई पिछले उसमें, कि डिप्रेशन ये भी बीमारी है ना, मन की बीमारी है। मन को ऊपर उठाइए, आपसे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है, लेकिन अहंकार मत रखिए। 2 चीजें मैं करता हूँ। अहंकार अगर कभी हो तो फिंगर नंबर हम लोग बताते हैं, 2-4 लोग फिंगर नंबर, 2 ही फिंगर हमारे पास, फिंगर नंबर 6 और फिंगर नंबर 8 दोनों है। इसमें मन में आयुर्वेद के हिसाब से अहंकार मन के साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोगों ने प्लॉटिंग जो किया हुआ है 6 के साथ जुड़ा हुआ है अहंकार एनर्जी ग्रुप में। तो दोनों को आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसमें भी 6 में 6 रेड, 6 में 6 वर्टिकल, 6 में फंक्शन, 6 में 6 वर्टिकल, 6 रेड। ठीक, केवल एक काम से हो जाएगा, मान लीजिए आप वो ना कर पाए, और दूसरे पॉइंट जो आपको याद आते हैं वो भी कर लीजिए। इसमें भी 8 में है फिंगर नंबर 8, फिंगर नंबर 8 में 8 वर्टिकल मन में, और 6 नंबर बैठा हुआ है क्या, उसको सिलेक्ट कर दीजिए, या 8 नंबर को 8 सिलेक्ट कर दीजिए, 8 वर्टिकल 8 सिलेक्ट, तो भी काम चलेगा। यहाँ 6 वर्टिकल में 6 सिलेक्ट, दोनों में काम चलेगा। तो ये मन, लेकिन गर्व जरूर होना चाहिए जी, कभी भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। ये मानना चाहिए कि हम जो ज्ञान देना चाहते हैं वो दे रहे हैं, जितना हमारे पास है दे रहे हैं, ये भाव जरूर होना चाहिए। इस भाव के साथ अहंकार न हो, घमंड न हो, बस इतना है। और घमंड होता है 10% तो बिल्कुल क्षम्य है, 10% होना भी चाहिए। अगर 10% नहीं होगा तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10% आपको गर्व, घमंड या अहंकार या अभिमान बचाता है उन बुरी नजरों से जो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल सर, ये बुरी नजर है, आपको लोग भूलता नहीं। काला टीका मत छोड़िए, काला टीका मीन्स ब्लैक कहीं भी लगाना हो। छोटे बच्चों को काला टीका मत छोड़िए, K1 पे लगाइए सर, आंखों में कहीं लगाइए तो कहीं लगाइए, टीका लगा दीजिए। काला टीका यानी आजकल बुरी नजरों का ही अधिक जमाना है। बुरे विचार, बुरे नजर, ये वही है। तो पराभौतिक माने वही पूरा भौतिक, और ये शब्द ही तो है। शब्द माने एनर्जी, एनर्जी माने पराभौतिक एनर्जी। तो दोनों चीजों को आप करिए और हम लोग प्रसन्न रहें, और खेमका सर को हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर याद करेंगे तो भी उनकी कुछ ऊर्जा आ रही होगी ना। पराभौतिक है तो पराभौतिक में आप शब्द ही तो याद कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं ब्रेन टू ब्रेन। और अभी इसमें से 1-2 लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं, वो रेकी करती हैं, यहीं से बैठे बैठे नरेंद्र जी को एनर्जी दे देंगे। एक बार बेचारी बहुत दी तो वो खुद ही बीमार पड़ गई, क्या बहुत एनर्जी दिया तो बीमार पड़ गई। तो इसलिए खेमका सर को याद करिए और उनके सिद्धांतों को याद करिए। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। एक व्यक्ति कम से कम 100 लोगों को, 100 नरेंद्र जी अपने जैसे 100 लोगों को पैदा करें, उत्पन्न करें। पैदा करने मतलब आप अपने जैसे लोगों को, ताकि वो ट्रीटमेंट के लिए अग्रसर हो। हमको 20 लाख चाहिए 2 साल में, 20 लाख थेरेपिस्ट कहां से आएंगे? 20 लाख। कोई संस्थान कोई सहायता नहीं करेगा आपको। किसी संस्थान में 5000 से अधिक लोग साल भर में निकलते नहीं है, तो 20 गुणे 5, 1 लाख तो होगा 5 साल में, 20 साल में। तो 20 के लिए कितना साल चाहिए? 20 गुणे, गणित फार्मूला लगाइए, 20 गुणे 20, 400 ईयर्स। इतना कौन वेट करेगा?
अपनी थेरेपी को आगे बढ़ाने के लिए। सी शर्मा जी, रुक्मिणी शर्मा जी, नरेंद्र जी, के तिवारी जी, सभी लोग, शोभा गुप्ता जी, डॉक्टर कोमल बालवानी। डॉक्टर कोमल बालवानी बहुत मेहनत कर रही है इस समय, सारी किताब मंगा लिया उन्होंने और कहा कि हम पढ़ेंगे, और पढ़ के हमने कहा हम कोशिश करेंगे, हम आपको बता दें जो मुझे। रेखा मैडम, देखिए रेखा मैडम बहुत एक्टिव है और बहुत अधिक जो है थेरेपी में काफी जानना चाहती है। तो ये जो अभिलाषा है यही ज्ञान को आगे, जब तक इच्छा नहीं करेंगे। और फिर ये भी समझ लीजिए, आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़े, जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। कोई चीज दुर्लभ नहीं है, केवल आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो और सब लोगों को, सभी लोगों को प्रणाम और साधुवाद, और सब लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ज्वाइन करिए और प्रसन्न रहिए बस, और थेरेपी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, प्रणाम सर। धन्यवाद सर, प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम, सभी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बहुत